सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपने एक और ड्रॉप लिया अपनी ड्रीम रैंक को, ड्रीम कॉलेज को अचीव करने के जी लिए, सर। राइट? तो उतना फ्रेंड्स कुछ में क्या रिएक्शन था जब फ्रेंड्स को पता चला कि कॉलेज मिलने के बावजूद भी नहीं उठा रहे? तो उसके चक्कर में मेरी फुल पोटेंशियल पे प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक और अटेम्प्ट देना है, एंड स्टार्टिंग में उन लोगों को भी थोड़ा हेजिटेशन थी कि यार कॉलेज तो मिल रहा है, वो जो इतना सारा मटेरियल कंपाइल हो जाता है उसको लास्ट में रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। जो मेरी मेन गलती थी वो ये थी सर, बजाय मेरी रैंक नीचे जाए मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा, वो सारा कॉन्फिडेंस आपको किस चीज़ ने दिया? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी थी जो आप फॉलो करते थे? और मेरे ऊपर थोड़ा अलग से प्रेशर था क्योंकि ऑलरेडी मेरे 636 आ रखे, तो अब तो मेरे को ऊपर ही लाना पड़ेगा रैंक, वरना नीचे नहीं लाऊंगा तो फिर तो सब बोलेंगे ये क्या कर दिया, हमने तो पहले ही बोला था। और उसका तरीका मैंने ऐसे निकाला था सर कि मैं, जो प्रिपरेशन करी है वो पूरी ऑफलाइन करी है, हाँ सर, सेल्फ स्टडी माने? हाँ दोनों में। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट को कोई टिप्स देना चाहो कि इन चीज़ों को तो आपको अप्लाई करना, अगर आपको अच्छा स्कोर गेन करना है, तो आप क्या देना चाहोगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका नीट यूजी सक्सेस स्टोरी के पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज के शो पे हम लाए हैं आपके लिए वो स्टूडेंट्स जिसने नीट यूजी को क्रैक करके एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सीट ऑक्यूपाई करी है। तो हमारे आज के जो पॉडकास्ट गेस्ट हैं वो हैं फ्यूचर डॉक्टर ईशान। ईशान की एक बहुत अच्छी बात है कि ईशान ने 12th के साथ सिलेक्शन ले लिया था नीट यूजी के अंदर, लेकिन ईशान को जो रैंक मिली थी वो उससे ईशान सेटिस्फाई नहीं था। ईशान को लग रहा था कि मुझे और अच्छी रैंक अचीव करनी है, इसलिए ईशान ने वापस से कॉलेज मिलने के बावजूद भी उस चीज़ को ड्रॉप करके एक तरह से नई जर्नी स्टार्ट करने की सोची और वो सक्सेस हुए उसके अंदर। तो फ्यूचर डॉक्टर ईशान, वेलकम है आपका पॉडकास्ट शो पे। थैंक यू सर बुलाने के लिए यहाँ पे। तो ईशान, आप बताइए कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से करी थी? आपने कब सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इस फील्ड में जाना है? सर जो डॉक्टर बनने की जर्नी थी उसका तो ऐसा था कि मुझे 9 से मेनली अट्रैक्शन हो गया था बायोलॉजी की तरफ से, क्योंकि उसी के बाद से एक मेन चीज़ स्टार्ट होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स। तो उसमें मुझे बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, जो डायग्राम्स होते थे और भी सारी चीज़ें देखना होता था। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मुझे बायोलॉजी में एक इंटरेस्ट जागने लग गया था, और वो जो चीज़ थी जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वो बढ़ती जाती थी। तो वहीं से मेरा जो था मेन इंटरेस्ट ये था कि हाँ मेडिकल फील्ड अच्छी लगती है, तो वही चीज़ मैंने सोचा। तो एक तरह से देखे तो बायो ने आपको डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट किया है, हाँ राइट? सर, उसी की वजह से था हाँ, मेन तो कि हाँ ओके। मुझे उधर जाना है, वो चीज़ अच्छी लगती है। और बाकी डॉक्टर्स की जो लाइफ थी, जो जिस तरीके से मेरे को सुनने में आता था फैमिली रिलेटेड की जगह से, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि इस फील्ड में जाना है, कुछ सर्व करना है नेशन को। तो एक डॉक्टर की पर्सनैलिटी, डॉक्टर्स का इन्वायरमेंट्स और खुद का इंटरेस्ट अपनी बायोलॉजी में, ये सारे फैक्टर्स मिलके आपको एक ड्रीम दिखाते थे कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, हाँ राइट? सर। ओके। सो आपने फुल प्रिपरेशन करने का कब सोच लिया था कि मुझे अब नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए? सर नीट के प्रिपरेशन मेरे केस में थोड़ा अलग इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी फिज़िक्स भी बहुत अच्छी थी। तो मेरे को फैमिलीज़ ने थोड़ा ऐसा बोला था कि तू पीसीएम भी ले ले, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ले ले, और स्टार्टिंग में 11th में आईआईटी की प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। तो मैंने वही फोकस किया था कि बेसिकली फ़िज़िक्स अच्छी है और केमिस्ट्री और मैथ्स एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने 11th में वही चीज़ ट्राई करी थी, बट वो इतना वर्कआउट किया नहीं मेरे लिए। मुझे स्टिल वही बायोलॉजी में इंटरेस्ट ज़्यादा आता था। तो उसके बाद 12th में मैंने मैथ्स को ड्रॉप किया और 12th से मैंने सीरियस प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन क्योंकि 11th में मैंने बायोलॉजी उतनी पढ़ी नहीं थी, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो उसका बैकलॉग काफ़ी क्रिएट हो गया था। तो उसके चक्कर में मेरी फुल पोटेंशियल पे प्रिपरेशन नहीं हो पाई, स्पेशली बायो के लिए, और कुछ टॉपिक्स मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में बच गए थे। तो 12th में आप ऐसे समझ सकते हो मैंने अपना 70-80% ही दिया था, मैंने अपना 100% नहीं दिया था। तो जब मैंने 23 में अपना अटैम्प्ट दिया 2023 में, तो मेरे 636 मार्क्स आए थे एंड मेरी 11,000 रैंक के आसपास कुछ बना था। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक और अटैम्प्ट देना है, एंड स्टार्टिंग में उन लोगों को भी थोड़ा हेजिटेशन थी कि यार कॉलेज तो मिल रहा है, ले लो 11,000 में, या कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, चाहे राजस्थान के पेरिफेरी देख लो या बाहर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बट मुझे सर थोड़ा ऐसा था कि एक अटैम्प्ट मुझे और देना है क्योंकि मैंने अपना 100% दिया नहीं है। तो 100% देने के लिए मैंने घर वालों को थोड़ा मनाया कि मेरे को एक और अटैम्प्ट देना है, और फिर जो एक सीरियस प्रॉपर फोकस होकर पता था कि भाई अब क्या क्या करना है, वो मैंने ड्रॉप ईयर में ही चालू करी थी। मतलब आपने एक तरह से 12th के साथ एक बार एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया था, बिकॉज उस रैंक से आप सेटिस्फाई नहीं थे। जी सर। आपको रैंक और अच्छी चाहिए थी। हाँ। तो सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपने एक और ड्रॉप लिया अपनी ड्रीम रैंक को, ड्रीम कॉलेज को अचीव करने के लिए, राइट? तो उस टाइम पे फैमिली मेम्बर्स क्या क्या रिएक्शन था जब आपको लग रहा था कि कॉलेज मिल भी रहा है फिर भी ले क्यों नहीं रहा है ये? सर मतलब
मेरे जो फादर थे वो काफ़ी वरीड थे इस चीज़ को लेके। उनका थोड़ा जो सर्कल था, जो ऑफिस में उनके दोस्त लोग थे या रिलेटिव्स भी थे, उन्होंने कंपैरेटिवली मना ही कर दिया सबने कि एमबीबीएस कहीं से भी कर लो, डिग्री तो सब जगह की बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मिल रहा है कॉलेज, हमारे तो रिश्तेदार हैं जो ड्रॉप लेने के बाद उनके नंबर कॉलेज ही और नहीं कम मिल हो रहा गए। है। हाँ, और अगर उन्होंने ड्रॉप लिया तो उनके नंबर और कम हो गए। तो ऐसी चीज़ें सुनने को आई तो पापा भी थोड़े वरीड थे। उनको लगा था तू वापस से वही किताबें पढ़ेगा, वापस से सारी चीज़ें करेगा, फिर कैसे होगा, मान ले बीच में तेरा मन उठ गया, तू नहीं कर पा रहा है या फिर बोर हो गया उस चीज़ को करते करते। एक डर रहता है। हाँ, मतलब चिंता रहती है। तो वो उनको वो थ्रू आउट द ईयर उनको थी। एंड में आते कम हो गई थी, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा थी। तो लेकिन स्टिल वो मान गए थे कि चल अगर तेरा मन है तो तू कर ले। तो फिर मैंने वापस ड्रॉप में प्रिपरेशन करी। तो मतलब आप अपनी तरफ से 100% कॉन्फिडेंट थे कि मैं अगली बार इससे भी अच्छी रैंक लाऊंगा, राइट? हाँ सर, वो अंदर एक बिलीव था सर। बिलीव था, इसलिए आपने वो चीज़ स्किप करी और नेक्स्ट ईयर के हाँ लिए सर। आप जुट गए तैयारी जी के सर। लिए। तो जब आपको ये लगा कि मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा, तो कितने सारे फैमिली मेम्बर्स को आपको समझाना पड़ा कि मैं कर लूँगा, बिलीव रखो? सर मेन तो ये था कि पापा और मम्मी को समझाना था। मम्मी तो फिर भी मान गई थी, बट पापा थोड़े हेजिटेंट थे, तो उनको मनाना था। बट वो भी एंड में मान चुके थे। हालांकि जब उन्होंने बोला कि ठीक है ड्रॉप कर ले, तब भी उनको कई लोग बोलते थे कि बिना मतलब में ड्रॉप दिलाया है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी दिला देते आप तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उनको तो कॉन्स्टेंटली जो लोग बोलने वाले होते हैं तो बोलती हैं सर। बट मेन तो पापा को मनाना था, तो वो मान गए थे। तो फ्रेंड्स में क्या रिएक्शन था जब फ्रेंड्स को पता चला कि कॉलेज मिलने के बावजूद भी नहीं उठा रहे? सर फ्रेंड्स का थोड़ा ऐसा था कि यार हमें मिल रहा होता तो हम तो ले लेते, हमें इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, वापस चीज़ों को नहीं कर सकते। तो हाँ, फ्रेंड्स का थोड़ा सा यही था। बाकी एज सच कईयों ने मेरे को बोला कि चल ठीक है तेरी इच्छा है तो कर ले भाई, लेकिन हम तो नहीं करते, सबने ऐसे ही बोला था। ओके। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं एक ड्रॉप और लेके बजाय मेरी रैंक नीचे जाए मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा, वो सारा कॉन्फिडेंस आपको किस चीज़ ने दिया? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी थी जो आप फॉलो करते थे, और ऐसे कौन सा तरीका था आपका स्टडी करने का कि जिसको लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट थे? उस चीज़ को शेयर करिए। सर मेन तरीका तो यही था कि जो मैंने गलतियाँ अपने पहले अटैम्प्ट में कर दी थी, उस चीज़ को मुझे सुधारना था। जो मेरी मेन गलती थी वो ये थी सर कि मैंने बायोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया था। मैं सोचता था कि भैया एनसीईआरटी जो मेन टेक्स्ट बुक है उसको छोड़ते अपन तो हाई फाई किताब उठाएंगे, उसमें से सब कुछ याद कर बड़े लेंगे। ऑथर्स की। लेकिन वो दिक्कत ऐसे कर गई सर कि एंड में आते आते वो चीज़ रिवाइज नहीं हो पाई मुझसे, और जब वो चीज़ रिवाइज ही नहीं हो पाई तो मैं एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पाया और वो मेरे क्वेश्चंस हो नहीं पाए। तो मेरा जो मेन टारगेट था वो ये था कि मुझे अपना रिवीजन अच्छे से करना है। मैंने अपना बेस बना लिया, क्योंकि अगर मेरे 636 नंबर आ रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो मेरा बेस बना हुआ था सर। जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि मेरे को अब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना उस चीज़ को। जितनी बार मैं उसको अपने आंखों के सामने देखूंगा उतनी बार मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी। तो उस चीज़ के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिए थे। बेसिकली शॉर्ट नोट्स होता ही है, आपको उस चैप्टर को 1 या 2 पन्नों में समेट देना है और उसी को बार बार पढ़ते रहना है। तो एक चीज़ तो ये थी कि मैंने रिवीजन बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरा, टाइम पे सिलेबस का कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं मान लो एकदम हड़बड़ी में लास्ट में ख़त्म कर रहा हूँ तो ना तो मैं रिवाइज़ कर पाऊँगा, और एंड में नीट का गेम सिर्फ रिवीजन है। अगर आपको चीज़ें याद है आप कर लोगे, और नहीं याद है तो फिर दिक्कत आएगी। तो वही चीज़ थी कि रिवीजन होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, और मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में उतने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। तो जो बीच वाला आपका जो 1 ईयर ड्रॉप वाला था, उसके टाइम पे जब 12th के साथ जो हुआ था, उसमें क्या मिस्टेक्स करी थी जिनको आप इम्प्रूव कर रहे थे नेक्स्ट ईयर के अंदर? सर मेन तो यही था कि जो मेरे फर्स्ट ईयर में, मतलब जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी दिक्कत थी वो ये थी कि मैंने रिवीजन पे उतना फोकस बिल्कुल नहीं दिया था। मैं थोड़ा ऐसा था कि हाई फाई मटेरियल कर लेते हैं, जो एडवांस के मटेरियल है वो करते हैं, एडवांस के सवाल कर लेंगे, अपन को तो सब चीज़ एडवांस आनी चाहिए, जबकि उतना रिक्वायर्ड भी नहीं था। तो वो जो इतना सारा मटेरियल कंपाइल हो जाता है उसको लास्ट में रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। और नीट का जो मेन फंडा है वो यही है कि आपको रिवीजन करना होना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है वो टाइम फ्रेम में करना है। अब आपको चीज़ याद ही नहीं आ रही, वहाँ पे बैठ के एग्जाम में सोचोगे तो फिर तो बिल्कुल आप पीछे हो जाओगे बाकी से। तो मेन चीज़ ये था कि रिवीजन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और उसका तरीका मैंने ऐसे निकाला था सर कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। बेसिकली शॉर्ट नोट्स में क्या है, आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को आपको 1 या 2 पन्नों में समेट देना है, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, या फिर मान लीजिए कोई आपको रिलेशन याद रखनी है, कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख गया, तो वो सब चीज़ उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने मेंशन कर दी थी, और उसी को बार बार देखता था। और मान लीजिए मैंने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में मेरे को कोई गलती मिली, तो वो गलती को भी मैं उसी के अंदर लिख देता था। तो मेरा सब चीज़ वो नोट्स अपने काम हो जाते थे। तो उसी चीज़ को मैंने लास्ट में किया था।
दूसरी चीज़ जो थी सर वो ये थी कि मैंने अपने सिलेबस को टाइम से पहले ख़त्म करने का ठान लिया था, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा सिलेबस एकदम एंड में जाके हुआ था, तो उसकी वजह से मेरे पास रिवीजन का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो मैंने अपने दिमाग में माइंड सेट करके रखा था कि भैया मुझे तो दिसंबर या जनवरी तक सिलेबस ख़त्म करना ही है, पूरा करना है। तो मैंने वो चीज़ फॉलो भी करी थी और जनवरी के आते आते मेरा 90-95% सिलेबस हो चुका था। तो आप यूजी एस्पिरेंट को क्या एडवाइस दोगे कि उनका सिलेबस कब तक उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए? सर आइडियली तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग का जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से 4 या 3 महीने पहले मिनिमम हो ही जाना चाहिए। उससे पहले हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 3 महीने का गैप दो, क्योंकि शुरुआत में जब भी हम टेस्ट देते हैं, अब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने बहुत टेस्ट नहीं दिए थे, मुश्किल से 2-3 टेस्ट दिए थे, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था मैं टेस्ट पे। लेकिन जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में आया तब मैंने टेस्ट दिए, जिसमें मैं हर वीकली में टेस्ट देता था। मैं खूब सारे टेस्ट भी नहीं देता था और बहुत कम भी नहीं देता था। हर संडे को एक टेस्ट लिखना है लास्ट के 3 महीने में, मेरा ऐसा रहता था। तो ऐसे करते करते मैंने करीब 8 तो पार्ट टेस्ट दिए, जिससे क्या था, मैं ऐसा टारगेट रखता कि भैया 6 दिन मेरे को सिलेबस को याद करना है और फिर संडे को उसका टेस्ट दे देना है और जो गलतियाँ है उसको नोट्स में लिख देना है। तो इस तरीके से मैं सिस्टमेटिकली चलता था अपने ड्रॉप ईयर में, और करीब मैंने 8 पार्ट टेस्ट दिए थे, जिसमें 4 11th के, 4 12th के और 8 फुल टेस्ट दिए थे। तो इस तरीके से मैंने अपना मॉक टेस्ट का शेड्यूलिंग करी थी। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बार आप उस चीज़ को पढ़ोगे और मॉक टेस्ट अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बनाओगे, उतना ही आपको हेल्प होगा। जो प्रिपरेशन करी है वो पूरी ऑफलाइन करी है? हाँ सर। सेल्फ स्टडी माने? हाँ, दोनों में। मतलब ऐसा था कि मैं रिसोर्सेज यूज़ करता था, लेकिन मैं किसी क्लासरूम में नहीं गया या किसी की कोचिंग में नहीं गया हूँ। जो मेरे को ऑनलाइन मिल गया, चाहे मेरे को यूट्यूब से किसी की क्लास दिख गई या टेलीग्राम में किसी का लेक्चर मिल गया या कोई मटेरियल मिल गया, तो मैं उससे पढ़ते ही अपने पेस पे करता जाता। एक तरह से आपने टोटली सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन लिया है, राइट? हाँ सर। ओके। तो कुछ स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि एक पर्टिकुलरली कोचिंग्स के अंदर जाके पर्टिकुलरली एक इंस्टीट्यूट को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं कि हम इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहीं पे चाहे फाउंडेशन करें चाहे ड्रॉप ईयर के अंदर करें तब ही सिलेक्शन होगा। वो 100% सही नहीं है। आप अगर डेडिकेटेड हो, हाँ सर, आप कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो, कंसेप्ट को समझ सकते हो, तो आप खुद भी सेल्फ स्टडी करके भी अचीव कर सकते हो, राइट? जी सर। बेसिकली सर वही है ना कि जो आपका 80% चीज़ है वो सेल्फ स्टडी से आएगा, 20% ही कोचिंग देता है। तो वो अब ऐसे तो खूब सारी कोचिंग है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी सब कोचिंग से सिलेक्शन हो, वो खुद की मेहनत पे ही डिपेंड करेगा सर। मेहनत करने वाला कोचिंग में भी करेगा और घर पे भी कर सकता है, नहीं करने वाला कोचिंग में भी नहीं कर पाता है। तो अगर सेल्फ स्टडी अंश से कोई करना चाहे, सिलेक्शन लेने की सोचे, तो वो आराम से फ्री माइंड सोच सकता है, बस डेडिकेशन 100% होना चाहिए। हाँ सर, डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। डिसिप्लिन भी। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था स्टडी के टाइम पे जब आपने अपने घर से तैयारी करी थी तब? सर बेसिकली मैं तो नाइट को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रात के टाइम पे, और ड्रॉप ईयर में स्कूल का भी कुछ प्रेशर तो होता था नहीं, तो मेरा ऐसे रहता था कि मैं सुबह तो लेट उठता था 11-12 बजे के आसपास, और मैं फिर रात को करीब 4 बजे के आसपास सोता था। तो मेरा नाइट शिफ्ट में ज़्यादा कंसंट्रेट कर और मैं हमेशा स्लॉट में पढ़ता था सर। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं पूरा स्ट्रेच में बस पढ़ते जा रहा हूँ, 6-7 घंटे पढ़ रहा हूँ, नहीं। मैं हमेशा, जैसे मान लीजिए मैंने 3 घंटा पढ़ा तो मैं आधा 1 घंटे का रेस्ट ले लेता था बीच में। अब वो आधे 1 घंटे में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गेम खेल रहा हूँ या कोई मोबाइल पे बैठ गया या फिर रील देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली वालों से बात कर ली या थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लिए, बेसिकली रिलैक्स करना अपने आप को। तो ऐसे मैं 3-3 घंटे के स्लॉट लगाता था और दिन में करीब 3 से 4 स्लॉट्स में कंप्लीट करता था। तो वही 9 से 12 घंटे की पढ़ाई रहती थी, और यही चीज़ रहता था। शाम को 1 घंटा कभी कभार बाहर वॉक पे चले गए, साइकिल चला लिया, खेल लिया, ये सभी रहता था। तो बीच बीच में अपने आप को रिफ्रेशमेंट के लिए क्या यूज़ करते थे? सर अब जैसे वो ब्रेक होते थे तो यहाँ तो मैं कभी कभार, जैसे मेरे को म्यूज़िक का बहुत शौक है, अच्छा, तो मैं या तो गिटार बजा लिया, थोड़ा बहुत गुनगुना लिया, या फिर पियानो प्ले कर लिया, और शाम को खेलने चले गया। और थोड़ा बहुत रेसलिंग का भी शौक है, बॉक्सिंग और रेसलिंग का, तो वो चीज़ें कर ली। फिर बाद में फैमिली वालों से बात कर ली, मम्मी से बात कर ली, खुश हो गए, बस वही चीज़ रहती थी। ऐसे कोई अपनी मतलब थोड़ी सी हॉबी भी पूरी हो जाती है। हाँ सर, और अपन बिल्कुल रिफ्रेश भी हो जाते हैं, वापस पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक ही चीज़ अपन पढ़ते रहेंगे तो दिमाग भी मोनोटोनस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप अपने घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे, तो एक तो ये था कि आप खुद अपने आप से पढ़ रहे हो, स्टडी मटेरियल आपके पास है, आपने रिसोर्सेज से डाउनलोड कर लिया है, फिर कहीं से ले लिया है, तो कभी अकेलापन महसूस हुआ है कि यार इस जगह पे कोई और होता तो साथ में? क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये होता है कि ग्रुप में स्टडी अच्छी होती है, या फिर जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादातर लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको एक माहौल मिल जाता है, एक प्रिपरेशन का माहौल मिल जाता है। तो आपका इस चीज़ पे क्या विचार है कि अगर कोई बंदा ये चाहे कि मुझे माहौल भी चाहिए
और वो दूसरी जगह भी नहीं फंसना चाहता कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, तो किस तरह से अपनी प्रिपेयर कर सकता है? सर पहली बात तो आपने जो पॉइंट रखा ग्रुप स्टडी का, तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा ग्रुप स्टडी में बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि अब सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। बट मेरा मानना ये है सर कि जब आप किसी 3 या 4 जनों के साथ बैठ रहे हो, तो वो होता क्या है कि आप जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ते नहीं हो। वो आधा 1 घंटा पढ़ते हो, उसमें बाद फिर गपशप होने लग जाती है, चाहे कितना भी सीरियस ग्रुप हो, वो इंसान डाइवर्ट होने की टेंडेंसी रखता ही है। तो ग्रुप स्टडी मैंने करी नहीं पर्सनली, ना मैं अभी भी करता हूँ। जो मेरा था वो सेल्फ स्टडी का था। अब बात आती है एनवायरनमेंट कैसे रखें, तो इसके लिए मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने एनवायरनमेंट ऐसा सेट कर रखा था कि मेरे घर के जो कमरा था बेसिकली, वहाँ पे स्टडी टेबल ऐसा ऑर्गेनाइज था कि ना तो वहाँ पे कोई नॉइस आती थी, ना वहाँ पे कोई चीज़ की आवाज़ आ रही है कि भैया किचन से कुछ आवाज़ आ रही है या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की आवाज़, ऐसा कुछ एकदम साइलेंट था। और घर वाले भी कोऑपरेटिव थे, ऐसा नहीं कि खूब सारे रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा त्योहार में शोर शराबा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ों का ध्यान रखा था। और बाकी रही बात सर फोकस करने की, तो वो तो खुद से आना चाहिए आपको, सेल्फ डिसिप्लिन। आपके लिए कोई और पढ़ने नहीं आ सकता या कोई आपके लिए और दूसरा मेहनत नहीं करेगा, वो आपको अंदर से आना पड़ेगा। अगर आपको आ रही है तभी आप करो, तो वो चीज़ें खुद से आनी चाहिए सर। और एनवायरनमेंट में वो ये कि स्टडी टेबल होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बेड पे लेट के पढ़ रहे हो। काफ़ी लोग विदाउट स्टडी टेबल की स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एक टाइम बाद उनको फील होता है कि हम बजाय पढ़ने के लोटापोटी ज़्यादा कर रहे हैं बेड पे। तो अगर स्टडी करनी है तो एक प्रॉपर अपना स्टडी टेबल और चेयर और ये पूरा एक इन्वायरमेंट रखिए, ताकि वो एक जगह आपको अट्रैक्ट करे बैठने के लिए, राइट? डिसिप्लिन रख के करना पड़ेगा। ऐसे अपन आलसी और कैसे भी करके काम करना चाहे तो सर उसके रिजल्ट वैसे ही आएंगे। ओके, तो अब आप बताइए कि जब आपका लास्ट टाइम चल रहा था, एग्ज़ाम आने वाली है, 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने से पहले आपने ऐसी क्या तैयारियां करी थी, ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी कि सारा सिलेबस भी हो जाए, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए, एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये नहीं सोचें कि मुझे ये नहीं पता वो नहीं पता, सब एक कॉन्फिडेंस भी आए और सारा रिवीजन भी हो जाए, उसके लिए आपने क्या किया था? सर उसके लिए जो ये है कि लास्ट का 1 मंथ है ना, वो आपके जो पुराने 11 मंथ निकले हैं उसका कंसोलिडेट होके आएगा। अगर आपने 11 मंथ में एक अच्छा सा कंसाइज मटेरियल बना लिया अपनी तरफ से, शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो वही चीज़ आपको लास्ट के 1 महीने में बहुत अच्छे से बूस्ट दे देगी। तो मेरे साथ यही था, लास्ट के 1 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे। जैसे मैंने बताया कि मैं संडे को ही टेस्ट देता था, तो बहुत ज़्यादा मैंने टेस्ट नहीं दिए। जो मैंने किया था वो ये था कि जो भी शॉर्ट नोट्स थे उसी को बार बार पढ़ता रहता था, और मैं टाइमर लगा के पढ़ता था। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई बायोलॉजी का चैप्टर है, मेरे को एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, अब मैंने वो तो 4-5 बार पढ़ लिया, लेकिन मैं क्या करता था, मैं उसी चीज़ को टाइमर लगा के पढ़ता था कि भैया अगर बड़ा चैप्टर है तो पौन घंटे में ख़त्म करना, रीडिंग लगानी है फटाफट फटाफट, ये आता है ये आता है ये आता है, ठीक है। छोटा चैप्टर आधे घंटे में कंप्लीट करना। ऐसे मैं साइकिल्स रिपीट करता था, क्योंकि जब मेरे पास दिमाग में एक टाइम रहता था ना कि भाई इतने टाइम में करना है, तो वो जो बीच में थोड़ा आलस करने का मन होता है या प्रोक्रेस्टिनेट करने का कोशिश करते वो नहीं सोच पाते, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सामने तो घड़ी चल रही है बिल्कुल, और आपके सामने प्रेशर भी आ रहा है। और मेरे ऊपर थोड़ा अलग से प्रेशर था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 636 आ रखे, तो अब तो मेरे को ऊपर ही लाना पड़ेगा रैंक, नीचे नहीं लाऊंगा तो फिर तो सब बोलेंगे ये क्या कर दिया, हमने तो पहले ही बोला था। तो मेरे को तो वो भी प्रेशर थोड़ा ड्राइव करता ही था सर। बाकी यही था कि मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज करता था, और बेसिकली मेरे शॉर्ट नोट्स में सब आ गए थे, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे क्वेश्चन पेपर की मिस्टेक्स हो, सब उसमें था। तो मैं उसी चीज़ को बार बार पढ़ता रहता था। ये मैंने एक मेन चीज़ करी थी। और लास्ट का 1 हफ्ता जो था उसमें सर स्पेशली मैंने एनसीईआरटी की बायोलॉजी पे बहुत फोकस दिया था। तो जो लास्ट के मेरे 3-4 दिन बचे थे उसमें मैंने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी थी। एनसीईआरटी की किताब को मैं 2-2 बार पढ़ गया था। वो जो 4 वॉल्यूम्स आती है उनको मैं 2-2 बार पढ़ चुका था, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बैठ गई थी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने गया ना सर, तो वो चीज़ एकदम ऐसा लगता था कि ये तो पढ़ी हुई है, ये तो आंखों के सामने देखा था अभी मैंने, तो वो फटाफट पेपर मेमोरी जैसा फील होता है, हेल्प करने में काफ़ी। तो वो एक चीज़ मैं सबको बोलूँगा कि लास्ट के टाइम पे टेस्ट देने से बजाय तुम उसको याद करने में ज़्यादा फोकस करो। जो तुमने बायोलॉजी पढ़ी है इतने साल, पूरे साल, उसको बार बार देखो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें नंबर उसी से आने वाले हैं। 360 मार्क्स का बायोलॉजी है, तो वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, और आपने पेपर अटेम्प्ट का क्या सीक्वेंस रखा था, कौन सी सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है? सर पेपर अटेम्प्ट का सीक्वेंस स्टार्टिंग में तो रैंडम था, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए, बट एक टाइम पे बाद जाके मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने अपना जो सेक्शन था वो बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स रखा था। और इसको रखने का रीज़न ये है कि सर अगर जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वैसे फिजिक्स था, बट मैंने फिजिक्स स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा क्योंकि सर पहली बात तो 45 क्वेश्चन आने हैं, 180 नंबर बनने वाला है।
वही चीज़ मैं बायोलॉजी में देखूँ तो 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सवाल भी जल्दी होने वाले हैं। जितने टाइम में मैं बायो के सवाल करूँगा उतने टाइम में मेरे फिजिक्स के पूरे सवाल होंगे ही नहीं। तो वो जो इनिशियल बूस्ट होता है ना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टेम्परामेंट खूब रहता है, आप नर्वस खूब रहते हो, पसीने आ जाते हैं हाथ में, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, एकदम चकरा जाता है दिमाग, वहाँ पे कुछ नहीं होता चाहे कोई कितना भी बोल दे। तो वो जो बूस्ट है इनिशियल वो कैसा आएगा जब आप आधा पेपर कर दो, और आधा पेपर बायो से होता था। तो मैं पहले बायो में जाता था और उसको भरने का भी तरीका मेरा अलग होता था। मैं ऐसे नहीं था कि क्वेश्चन टिक किया फिर OMR भरा, नहीं, पूरा सेक्शन अटैम्प्ट कर लिया मैंने, फिर मैंने सेक्शन अटैम्प्ट करने के बाद अपना पेपर खोला, उसमें टिक कर लिए और फिर उसको OMR में भरते गया। तो ऐसा होता था कि मैंने एक टाइम तो पूरा फोकस अपना सॉल्विंग में लगाया और दूसरे टाइम मेरे को रिफ्रेशमेंट मिल गया और OMR भी भर गई। तो ऐसे सीक्वेंस में मैं करता था। और दूसरी चीज़ जो मेन मैंने ध्यान रखी थी वो थी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि सर जब तक अपन ऐसे सोच रहे हैं ना कि अपने पास खूब टाइम है तो वो कभी नहीं होता, हमेशा कैलकुलेटेड होकर चलना पड़ता है। तो बायोलॉजी के लिए मैंने सेट करा था कि भैया इनको 45 मिनट्स में करना है, केमिस्ट्री है तो भैया 50-60 मिनट में करनी है, और बाकी टाइम फिजिक्स को देना है। तो ये चीज़ थी जो मैंने पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी में यूज़ करी थी सर। ओके, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था उस टाइम पे क्या घर में और क्या माहौल था, फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था जब लगा कि? सर 2 चीज़ थी, एक तो जब रिजल्ट में मतलब रैंक नहीं थी, खाली ऑफिशियल आंसर की आती है, तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि चलो अब तो दिल्ली जाना है, अब तो बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, 700 नंबर आ गए हैं। लेकिन फिर जब रैंक आई तो थोड़ा सा दुख भी हुआ था, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन बहुत हो गई थी। मतलब पिछले साल अगर मैं देखता 23 में तो उसी नंबर पे मेरी टॉप 300 में रैंक आ जाती, लेकिन इस बार देखा तो वो रैंक 1300 पहुंच गई। तो वो 4 गुने का जो डिफरेंस था वो सर स्टार्टिंग में थोड़ा सा हर्ट तो किया, बट स्टिल माइंड में एक सेटिस्फेक्शन थी कि चलो जो मेरी 11,000 रैंक थी उससे 1300 में मतलब 10 गुने का जंप तो मैंने कर दिया, बेटर किया उसका वो जी सर। तो फिर ऑलरेडी खुश थे, पापा तो सबसे ज़्यादा खुश थे, चलो ऐसे में तो मिल ही जाएगा कम से कम, घर के पास रहेगा। तो उसमें सबसे पॉजिटिव ये रहा कि आपने अपने आप को प्रूव किया। हाँ सर। राइट, जिन लोगों ने भी आप पे विश्वास किया आपने उनका भरोसा रखा, उनका विश्वास नहीं तोड़ा। राइट सर। ओके, तो अगर आप नीट यूजी एस्पिरेंट को कोई टिप्स देना चाहो कि इन चीज़ों को तो आपको अप्लाई करना, अगर आपको अच्छा स्कोर गेन करना है, तो आप क्या देना चाहोगे? देखो, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाना प्रायोरिटाइज़ रखो, क्योंकि नीट यूजी का सिलेबस कंसाइज्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है कि इतने में से ही आना है। जो 95% आपका सवाल है वो उसी में से बनना है, उस सिलेबस में से बनना है। तो उस सिलेबस को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ोगे तभी आपके दिमाग में वो फोटोग्राफिकली स्टोर होगा। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और ये शॉर्ट नोट्स बनाने की जो टाइमिंग है ना, ये एंड में नहीं आएगी। आप सोचो कि भैया मैं तो लास्ट के 2 महीने 3 महीने में बनाने बैठ जाऊँ, नहीं। जैसे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो चाहे खुद से पढ़ रहे हो, आपने उस चैप्टर के सवाल लगा लिया, आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए मेन वाले डिटेल वाले, उसके बाद उसी चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको आइडिया मिल चुका है चैप्टर का। और जब आप ये खुद से करोगे तो एक बार रिवीजन तो आपका शॉर्ट नोट्स बनाने में हो जाएगा, और फिर जब आप इन शॉर्ट नोट्स को वापस रिवाइज करोगे तो आपकी मेमोरी क्लिक होगी। तो पहली चीज़ शॉर्ट नोट्स बनाओ। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, ये मैं खुद ट्राई एंड टेस्ट करके बता रहा हूँ, बहुत कम भी मत रखो, बहुत ज़्यादा भी मत रखो। अगर आप ऐसे सोच रहे हो मैं तो दिन में 3-3, 4-4 पेपर दूंगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आप पेपर दे रहे हो उसमें 200 सवाल आने वाले हैं, और नीट का सिलेबस इतना बड़ा है कि वो 200 सवाल में सब चीज़ कवर अप नहीं हो सकती। हो सकता है जो सवाल दिए वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे, आपको वीक टॉपिक पता ही नहीं चला। तो इसलिए मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, वीक में एक बार मॉक टेस्ट देना मोर देन सफिशिएंट है। और अपना टारगेट मॉक टेस्ट के लिए ऐसा रखना है कि भैया मुझे उसको रिवाइज करना है, उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, उस तरीके से मॉक टेस्ट देना है। एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है, उस टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक के नंबर को देख के ऐसे उदास मत हो जाना कि भैया नंबर कम आ रहे, सिलेक्शन नहीं होगा, या नंबर खूब आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंस में बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं करना होता। सिर्फ अपना टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए मॉक टेस्ट देना है। तो ये 2 चीज़ें अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और तीसरी चीज़ वो ये है कि कभी भी आउट ऑफ द चीज़ें सीखने के लिए मत जाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीट का जो सिलेबस है कंसाइज है। तो ऐसे कभी भी गलती मत करना कि भैया मैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद कर लूँगा तो बहुत आगे बढ़ जाऊँगा या सबसे आगे हो जाऊँगा, नहीं। जितना रिक्वायर्ड है, जितना चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ो और उस चीज़ को बार बार पढ़ो। तो ये 3 चीज़ें आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, एंड बस यही कहना चाहूँगा। बाकी तो ईशान, आपने इतनी सारी गाइडेंस नीट यूजी एस्पिरेंट्स को दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने अपने आप पे विश्वास रख के एक इतना बड़ा रिस्क लेके एक इतने बड़े ड्रीम को अचीव कर लिया है, उस तरह से जो भी नीट यूजी एस्पिरेंट अगर वो एक बार सिलेक्शन ले चुका है बट अपना ड्रीम कॉलेज उसको नहीं मिला है और वापस से आज प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि वो आपकी तरह विश्वास रखे और आपकी तरह हार्डवर्क करके पूरी तैयारी के साथ वापस से जुटा रहे और वही पूरा ड्रीम कॉलेज अचीव करे जो आपने किया है।
तो आप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन हो जो ये सोचते हैं कि यार कॉलेज तो मिल रहा है पर मनपसंद नहीं मिल रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर उनको लग रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको अगर अपने आप पे, तो वो कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं। और बाकी नीट एस्पिरेंट्स के लिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तो इस तरह से एक मैं बहुत बड़ा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए आप लोगों के थ्रू, कि आप उन सब लोगों को वो अपनी अपनी टिप्स दें जो आप लोगों ने फॉलो करी और आप लोगों ने अपना ड्रीम अचीव किया उस चीज़ को लेके। सो थैंक यू सो मच ईशान पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बुलाने के लिए सर।